नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राजकीय मेडिकल कॉलेज भवन का वर्चुअली शिलान्यास। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के फिजियोथेरेपी सेंटर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीडीआर नहर में गंदा पानी डालने का विरोध, किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश को प्रत्येक वर्ष मिलेंगे 5000 नए डॉक्टर, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मीडिया को दी जानकारी। फाइनेंस कंपनी पर कूटरचित दस्तावेजों के जरिए लोन उठाने का आरोप, पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप लगाई न्याय की गुहार। भाट समाज ने मनाई महाकवि राव चंद्र बिरदाई की जयंती। 6 अक्टूबर से टाउन में मंचित की जाएगी रामलीला, जिला प्रशासन ने प्रदान की अनुमति। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय पर बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली से रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअली आधारशिला रखी। कार्यक्रम टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के फिजियोथेरेपी सेंटर में आयोजित हुआ। जिला मुख्यालय पर बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से रिमोट का बटन दबाकर वर्चुअली आधारशिला रखी। हनुमानगढ़ के अलावा सिरोही, बांसवाड़ा और दौसा के मेडिकल कॉलेज भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। जिला मुख्यालय पर टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय के फिजियोथेरेपी सेंटर में शिलान्यास कार्यक्रम हुआ। जयपुर के सीतापुरा स्थित केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। इसके बाद केंद्रीय रसायन, उर्वरक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वागत भाषण दिया। मंडाविया ने कहा कि राजस्थान में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए 2000 से अधिक छात्रों को इन मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर हनुमानगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा और दौसा जिलों में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों की ऑनलाइन आधारशिला रखी। इस बीच स्क्रीन पर एक लघु फिल्म दिखाई गई। लघु फिल्म की स्क्रीन के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोकेमिकल्स संस्थान प्रौद्योगिकी जयपुर का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर किया। जंक्शन में बाईपास रोड पर 40 बीघा भूमि में 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए राजकीय मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी भी शामिल हुए। वर्चुअली शिलान्यास के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने मेडिकल कॉलेज की साइट पर पौधारोपण किया। जिला मुख्यालय पर हुए कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के अलावा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद, हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संग्रिया विधायक गुरदीप शापिनी, जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। खुशी है कि उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही के शिलान्यास करने के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने के लिए पूरे मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। पर हमारे 3 जिले बहुत बैकवर्ड है। प्रधानमंत्री सोच सके तो मैं चाहूँगा कि 3 मेडिकल कॉलेज के बारे में आप मैंने कहा सके जो बच रहे हैं तो राजस्थान में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल पाएगा। कॉलेज के शिलान्यास तथा जयपुर में सीपेट पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोकार्पण सभाओं में समय निकालकर राजस्थान की जनता को ये महत्वपूर्ण तोहफा दिया, उसके लिए मैं उनको राजस्थान की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हो रहा है। ये वो इलाके हैं जो आदिवासी इलाके हैं, अविकसित इलाके हैं। उन इलाकों के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ मिलने से यहाँ की जनता को बहुत सहायता मिलेगी। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी और ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ सिखा रही है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का
संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ और जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज मुझे राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली मिलने का मौका मिला है, तो मैं राजस्थान के उस बेटे बेटियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे मेरे राजस्थान के बेटे बेटियों को भी मैं आज फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब जयपुर सहित देश के 10 सीपेट सेंटर्स में प्लास्टिक और उससे जुड़े वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है। भाई और बहनों, साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। मैं इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले तो हनुमानगढ़ जिले के सभी यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास देश के हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी के कर कमलों से आज शिलान्यास किया गया और हनुमानगढ़ के साथ साथ 3 दूसरे मेडिकल कॉलेज भी राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर खोले गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 16 मेडिकल कॉलेज अभी पिछले 3 सालों में जिनकी प्रक्रिया पूरी की गई है। राजस्थान देश का पहला राज्य है क्योंकि केंद्र सरकार ने 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की पिछले वर्षों में घोषणा की थी और राजस्थान उनमें सबसे पहले नंबर में है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज सबसे पहले प्रारंभ हुए हैं। उसका एकमात्र कारण है कि राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी प्रक्रिया को बहुत जल्दी अपनाया। पूरी लैंड अलॉटमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करना होता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी शेयर होता है, जो फाइनेंशियली 60-40 का जो हिस्सा है, तो सब में तत्परता दिखाते हुए राजस्थान में इन कॉलेजेस के शिलान्यास का काम पूरा हुआ। 33 जिलों में से 30 जिलों में आज मेडिकल कॉलेज बनने की हमारी जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ गति से चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोरोना के समय राजस्थान सरकार ने जो कोविड के लिए काम किया उसकी सराहना देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं की है। और जो सोच आज हम सोच रहे हैं, ये बात आज से 20 साल पहले राजस्थान में अशोक गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय उन्होंने गरीब आदमी की पीड़ा को समझा था और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 20 साल पहले लेकर के आए थे। उस समय किसी भी राज्य में ये योजना नहीं चल रही थी और उस योजना को लगातार आगे बढ़ाया गया है। उसमें बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं उसको भी शामिल किया गया है। अभी आप थोड़े समय पहले ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की गई है, जो देश में पहला राजस्थान राज्य है जहां 5 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क राजस्थान के आम आदमी का किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज को शिलान्यास प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा हुई है और हनुमानगढ़ के पास तो ऐतिहासिक दिन मेडिकल कॉलेज बनने की कल्पना में को नहीं हो ये चीज़ आज आके बन रही है। बहुत बहुत बधाई सारा इलाका वासियों ने बताई, प्रधानमंत्री जी ने बताई, मुख्यमंत्री जी ने बताई। बहुत बहुत आज का दिन हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हिंदुस्तान के अंदर 70 साल के आज़ादी के बाद
हनुमानगढ़ जिले में एक नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है और मैं समझता हूँ कि समय में पूरा होगा। यहाँ के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा हनुमानगढ़ जिले में एक लाभ मिलेगा और आने वाले जो बच्चे यहाँ पे डॉक्टर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनने के बाद में उनको रोजगार भी यहीं से मिलेगा। यह सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य होगा। माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से इसका शिलान्यास हुआ है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो जाएगा शीघ्र और मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज है। 125 करोड़ मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल जो निर्माण होगा उस पे खर्चा आएगा, जिसमें से 190 करोड़ सेंट्रल सरकार का है, 130 करोड़ राज्य सरकार का। हनुमानगढ़ के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि टर्शरी लेवल जो केयर है, टर्शरी का मतलब वो होता है जो सीरियस पेशेंट हैं जिनको हम यहाँ से पहले बीकानेर या वहाँ रेफ़र करते थे, उनको रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलने लग जाएंगी। धीरे धीरे जैसे मेडिकल कॉलेज अपग्रेड होता चला जाएगा तो सुपर स्पेशलिटी भी यहाँ पर आने लग जाएंगी, पीजीज़ की सीटें आने लग जाएंगी। तो उसके बाद हनुमानगढ़ वासियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। सीडीआर नहर में गंदा पानी डालने से रोकने व नहर किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को संबंधित क्षेत्र के काश्तकारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीडीआर नहर में गंदा पानी डालने से रोकने व नहर किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग को लेकर गुरुवार को संबंधित क्षेत्र के काश्तकारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सीडीआर नहर में ग्राम पंचायत सूर्यवाला व कुछ ढाणियों का गंदा पानी डाला जा रहा है, इससे बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। ज्ञापन के अनुसार इस संदर्भ में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत नाईवाला व सूर्यवाला के सरपंच को नहर में गंदा पानी न डालने के लिए पाबंद करने की मांग की गई थी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहर की बाउंड्री पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से मकान बना लिए गए। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे कर लिए हैं। ज्ञापन में जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को नहर में डाले जा रहे गंदे पानी को रुकवाने व नहर की बाउंड्री पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने के लिए पाबंद करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में विनोद कुमार, लालचंद, कमलजीत सिंह, सत्यपाल, पुरुषोत्तम, साबराम, इंद्रपाल, मैनपाल, साधुल सिंह, ब्रजलाल, देवदत्त सहित अन्य किसान मौजूद रहे। कलेक्टर साहब के सीडीआर नहर के बारे में जो अतिक्रमण है उसके लिए ज्ञापन दिया और पानी की है, नहर की बाउंड्री में अतिक्रमण कर रखा है और गांव सूर्यवाड़ा का पानी जो सीडीआर नहर में डाल रहे हैं उसी के लिए ज्ञापन दिया। अंदर गंदा पानी डाल रहा है गांव का और अतिक्रमण कर रखा है रोड के, नहर की बाउंड्री के ऊपर, उसके लिए कर रहे हैं, कलेक्टर को देने आए थे। एक फाइनेंस कंपनी द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एक व्यक्ति के नाम से लोन उठाने के मामले में न्याय की मांग करते हुए पीड़ित व्यक्ति दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर न्याय दिलवाने की मांग की है। एक युवक अपने साथ हुई ठगी के संदर्भ में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दो पुलिस थानों के बीच मारा फिर रहा है। दोनों ही पुलिस थानों के अधिकारियों की ओर से अपने अपने थाना क्षेत्र का मामला न होने की बात कहकर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों उक्त युवक गुहार लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के पास भी पहुंचा था। तब एसपी ने परिवार को टीबी पुलिस थाना भिजवा दिया, लेकिन टीबी पुलिस ने सदर पुलिस थाना क्षेत्र का मामला होने की बात कह इतिश्री कर ली। फिर जब वह युवक सदर पुलिस थाना पहुंचा तो वहां से भी जवाब मिला कि यह मामला टीबी पुलिस थाना का है, इसलिए वहीं मुकदमा दर्ज होगा। परेशान हुआ यह युवक गुरुवार को फिर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और एसपी के नाम का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। जानकारी के अनुसार रोहताश पुत्र चानाराम नायक निवासी 4 की एसपी पीएस टिब्बी ने बताया कि उसने 4-5 साल पहले किसान एजेंसी टिब्बी से फाइनेंस पर मोटरसाइकिल खरीदी थी। उसने अमृत मालवा कैपिटल कंपनी के जरिए फाइनेंस करवाया। उसकी फाइनेंस की हस्ताक्षर की हुई फाइलों के साथ किसान एजेंसी के संचालकों ने छेड़छाड़ कर उसके नाम से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी लोन उठाकर ठगी कर ली। उसने संपूर्ण घटना के संदर्भ में पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश होकर घटना की जानकारी दी। इस पर उसके परिवार को टीबी पुलिस थाना भेज दिया गया। टीबी पुलिस ने कहा कि घटना सदर पुलिस थाना क्षेत्र की है क्योंकि उनके कागजों का दुरुपयोग गांव पक्का सारना में हुआ है। इस पर उन्होंने सदर पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा तो उन्होंने कहा कि उनके कागजात टीबी से लिए गए हैं, इसलिए यह मुकदमा टीबी थाना क्षेत्र में होगा। रोहतास के अनुसार अब उसे पता चला है कि आरोपियों ने उससे खाता सही करने का कहकर स्टाम्प व कुछ अन्य कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। उन्हीं कागजों से फर्जी तरीके से मोटरसाइकिल का बेचान दिखा दिया। उक्त लोग अब उस पर बार बार दबाव बना रहे हैं कि या तो वह राजीनामा कर ले, अन्यथा उसका नुकसान कर देंगे। रोहतास ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप इस घटना से संबंधित पुलिस थाना को आदेश देकर मुकदमा दर्ज कर सही तथ्य व संपूर्ण जांच करवा कंपनी व एजेंसी के बीच की सांठगांठ का पता लगाकर इसमें संलिप्त दोषियों को सजा दिलवाई जाने की मांग की है। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे
मैंने मोटरसाइकिल करवाया है प्लेटिना मोटरसाइकिल मैंने बजाज से करवाया था। उन्होंने 49,000 का लोन किया था और फिर मैंने बजाज का फाइनेंस करवा लिया और मैं किस्त भरने लग गया। फिर मेरे पास फ़ोन आया है कि आपके जो किस्त है वो 3,060 रुपये है और मेरी किस्त है बजाज से है 2581 रुपये, मैं वो भर रहा हूँ। फिर भी मेरे 3,060 रुपये वो प्लंटी बता रहे हैं। फिर मुझे पता चला भी अमृत मालवा से मेरा लोन हुआ है, 4 हो गया है। उन्होंने वो लोन मैंने पता किया वो 55,000 रुपये का लोन और बता रहे हैं, वो मैं भर नहीं सकता और मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। इस मामले की पूरी जांच हो, कोई फ़ायदा उठाया। उन्होंने वो 55,000 रुपये लेके वो खा गए मेरे खाते में। उन्होंने वो ऑनलाइन तो हुआ नहीं है अभी तक, वो आज तक चल रहा है। हमने जाँच करवाई है क्योंकि इस तरह का फ़ोन पाना आया है और जयपुर से भी फ़ोन आया है हेड ऑफिस से, उसी ने बताया भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर हम कंपनी के पास गए एजेंसी में, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है। फिर हम उसको छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं हुआ है। फिर हमारे पास वापस वो अमृत मालवा से एजेंट आया किस्त वास्ते, फिर हमें पता चला जो फिर हमें कागज़ कार्रवाई की। एसपी मैडम के पेश होकर अपनी एप्लीकेशन लेकर आए हैं ताकि कानूनी कार्रवाई हो सके। एक अमृत मालवा नाम से बैंक है जो लोगों के साथ 420 धोखाधड़ी करने में माहिर हो चुके हैं। वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर महेंद्र नाम से युवक है गोलूवाड़ा से, इनके नाम पर फर्जी लोन उठा रखे हैं। किसी का 40,000, किसी का 55,000, कईयों के मोटरसाइकिल पर डबल लोन कर दिए और कईयों के खुद ही मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ना ही तो इनके कोई कागजातों पर साइन मिलते हैं, ना ही। और टीपी थाना जब हम गए तो वहाँ से हमें ये कह के भेज दिया गया कि आपका सदर थाना बनता है। सदर थाने में एप्लीकेशन दी तो उन्होंने ये कहा टीपी बनता है। आज हम एसपी मैडम के आए हैं ताकि हमारी ये एप्लीकेशन दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। जिन्होंने ये अपराध किया उन्हें सज़ा मिले। ये डॉक्यूमेंट इनके जब ये कभी कंपनी पे जाते हैं, बाइक लेने गए थे, वहाँ पे जाके इनके डॉक्यूमेंट देख के इनको रिजेक्ट कर दिया गया कि आपको लोन नहीं मिलेगा। एक को रिजेक्ट कर दिया, एक का लोन लेने के लिए इनका बजाज का लोन करवा दिया एक बंदे का, और उसी पे डबल जेरोक्स करके एक खुद का ले लिया, एक बजाज से दिलवा दिया। रोहतास वाले मामले के अंदर रोहतास के डॉक्यूमेंट घर पे रख लिए, रोहतास ने बाइक लेने से इनकार कर दिया तो उस पे इन्होंने स्प्लेंडर बाइक निकलवा के खुद ही चला। भाट समाज द्वारा जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में महाकवि चंद्र बरदाई की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भाट समाज की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। सराव भाट समाज द्वारा जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में महाकवि राव चंद्र बरदाई की 872वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति गणेश बंसल थे। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि राव चंद्र बरदाई देवी का इष्ट थे, जिनकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। वर प्राप्त करने के कारण ही इनका नाम बरदाई पड़ा। वे व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। वक्ताओं के अनुसार राव चंद्र बरदाई के पूर्वजों की भूमि पंजाब थी। उनकी एकमात्र रचना पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने नगर परिषद से भाट समाज की धर्मशाला के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाने की मांग की। कार्यक्रम में भाट समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाट समाज के लिए जगह की मांग की है, जगह भी आपकी है और लेने वाले भी आप हो। हमको आपसे लेने वाले हैं, तो आप जो भी आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। आप हमें विधिवत जो भी संस्था की तरफ से हमें अप्लाई कर दो। 2 अक्टूबर 2021 से राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन सेवा के संग चलाया जा रहा है, जिसमें बोर्ड की शक्तियां हमें पावर पॉइंट में मिल जाएंगी। आप अप्लाई कर दो, हम आपसे विचार करके जो भी जगह आपके लिए धर्मशाला के लिए या हॉस्टल के लिए उचित होगी हम आपको शीघ्र ही अलॉटमेंट कर देंगे। आज हमारे समाज का गौरवशाली बंधु जो थे राव चंद्र बरदाई जी, उनका जन्मोत्सव है। समाज की ओर से आज पूरे भारत के अंदर उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के नियमित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर हम हमारे समाज की ओर से ये जन्मोत्सव आज मना रहे हैं। राव चंद्र बरदाई जी हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय था, हमारे समाज के लिए स्वाभिमान का विषय था। इसलिए हम सब आज प्रथम बार जो है ये जन्मोत्सव मनाने आज मुख्य अतिथि के रूप के अंदर हमने यहाँ स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी को आमंत्रित किया ताकि हमारे गर्व और गौरव करने वाले समाज का चरित्र इनके सामने पेश किया जाए कि हमारा समाज कैसा गौरवशाली था, हमारा समाज जो है स्वाभिमान करने के लायक था,
हम लोगों ने इनके माध्यम से इनके बीच में ये विषय रखा, इनको दिखाया कि ये समाज ऐसा है। इसके साथ साथ हमने सभापति महोदय जी को एक ज्ञापन दिया है। हमारा समाज आजादी से लेकर के आज दिन तक हमारे यहाँ कहीं ना तो हॉस्टल की जगह थी, ना हमारे यहाँ कोई धर्मशाला की जगह थी। उसकी मांग जो है हमने इनको सभापति महोदय जी को दी है। चंद्र भाई की जयंती मनाई गई। इसमें भारत समाज के जो भारतों के बारे में इसके विशेष पूरी उनके चरणों में चलने के लिए बोले और भारत समाज को ऊपर लाने के लिए ये सम्मेलन रखा गया, जिसमें से भारत में जैसे बहुत सारी जाति ये छिपी हुई थी और आज तक ये छिपी हुई है, क्योंकि इसके आगे तरक्की के लिए आगे अशिक्षित होने की वजह से टाउन स्थित रामलीला रंगमंच पर 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा। इस संदर्भ में जिला प्रशासन ने कोविड नियम की पालना की शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की है। लगातार 2 साल कोविड संक्रमण की वजह से रामलीला मंचित नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार रामलीला मंचन के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रामलीला समिति के सचिव दिनेश तलवाड़िया ने बताया कि इस बार रामलीला का मंचन 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल की वजह से पिछले 2 वर्षों से रामलीला मंचित नहीं हो पाई थी। इस बार 11 दिनों के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि रामलीला रात्रि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मंचित होगी। इस बीच मात्र 200 व्यक्तियों को ही रामलीला देखने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा पास जारी किए जाएंगे और कोविड नियमों की पालना की जाएगी। उन्होंने बताया कि रामलीला के मंचन कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर भी लाइव किया जाएगा, ताकि घर बैठे श्रद्धालु रामलीला को देख सकें। पिछले वर्ष हमारी रामलीला नहीं हो सकी थी कोविड के कारण, हमने सिर्फ भगवान की आरती की थी वहाँ, और इस साल भगवान के आशीर्वाद से हमें कलेक्टर साहब से परमिशन मिली है सांकेतिक रामलीला खेलने की। और जो सांकेतिक रामलीला खेलेंगे वो हम 16 दिन की बजाय 11 दिन खेलेंगे। 6 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक खेलेंगे। 8 से 10 बजे तक की हमें परमिशन मिली है। हम 2 घंटे में रामलीला को करने का प्रयास करेंगे 11 दिन के लिए, और कोविड नियमों के तहत ही रामलीला खेली जाएगी। नो मास्क नो एंट्री के सिद्धांत पे रामलीला होगी। हम लगभग 200 कुर्सी लगाएंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे वॉलेंटियर जितने भी हैं, महावीर दल, अदर जो भी संस्थाएं हमारा जो सहयोग करती है, उनके सहयोग से हम इसको करेंगे। और हम क्योंकि 16 दिन के बजाय 11 दिन में इसे करेंगे तो पूर्ण जो दृश्य है वो हम नहीं फिल्मा पाएंगे। उसके कारण हम क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण सीन है और विद कमेंट्री लोगों को बताएंगे, जिसमें अच्छे अच्छे डायलॉग वाले सीन हम कोशिश ये करेंगे कि जो अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं वो लोगों को दिखाए जाएं, और 11 दिन हम इसको रामलीला को समेटने का इसको प्रयास करेंगे। अगर 200 से ज्यादा हुई तो हम प्रशासन को सूचित करेंगे, पुलिस व्यवस्था को पूर्णतः कायम रखेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अवश्य करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अवश्य करेंगे। अगर हमारी सोशल डिस्टेंसिंग बाधित होती है तो हम लोगों को प्रवेश नहीं देंगे। दशहरे की हमने परमिशन भी नहीं मांगी है, और दशहरे के बारे में अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि दशहरे में ज्यादा भीड़ होती है, कहीं कोविड का कोई प्रभाव ना हो जाए, तो हम खुद अभी इंटरेस्टेड कम है। बाकी देखते हैं, अभी 2-4 दिन में हमारी मीटिंग्स होगी, उसमें डिसाइड करेंगे। प्रशासन से भी हम चाहेंगे कि क्या बोल रहे हैं वो, तो उसके हिसाब से तय करेंगे, तो आपको सूचित करेंगे। पूजन हम 6 को रामलीला शुरू है, उससे 3 दिन पहले 3/10 को रविवार को हम 3 बजे हम भूमि पूजन करेंगे। रिहर्सल हमारी आज से शुरू हो जाएगी। कल ही हमें परमिशन मिली है और आज से हमारी रिहर्सल आज से शुरू हो जाएगी। सभी कलाकारों को हमने सूचित कर दिया है। कलाकार आ गए थे कल हमने प्रार्थना करके शुरुआत कर दी थी, आज से रिहर्सल शुरू। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। खेत मजदूर यूनियन की एक बैठक जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार हॉल में आयोजित की गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राज्य कमेटी के सदस्यों की एक बैठक जंक्शन स्थित लाल चौक में आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष भूरामल स्वामी ने बताया कि खेत मजदूर यूनियन द्वारा पूरे प्रदेश में किए जाने वाले कार्य का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा प्रदेश में तहसील सम्मेलन, जिला सम्मेलन एवं राज्य सम्मेलन आयोजित किए जाने बारे चर्चा की गई। उन्होंने किसान आंदोलन बारे बोलते हुए कहा कि खेत मजदूर यूनियन और किसानों का नाखूनों और मांस का संबंध है, इसलिए खेत मजदूर यूनियन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की भावनाओं को समझते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि यदि किसान बर्बाद हुआ तो इससे देश भी बर्बाद हो जाएगा। आज हमारे राजस्थान के अखिल भारतीय खेत मजदूर की राज्य कमेटी की मीटिंग। इस राज्य कमेटी की मीटिंग में हमारे केंद्रीय सेक्रेटरी कामड़ विक्रम सिंह दिल्ली से आए। हम पूरे राजस्थान में जिलों में लगभग 10 जिलों में हमारा काम है, उनका विश्लेषण कर रहे हैं। वर्तमान में तहसील सम्मेलन, जिला सम्मेलन और राज्य सम्मेलन होने हमारे प्रस्तावित है। ब्रांच सम्मेलन हमारे हो गए, जिला सम्मेलन भी प्रस्तावित है। इन मुद्दों पे हमारी चर्चा होगी। किसान आंदोलन के साथ हमारा समर्थन है। जो खेत मजदूर क्योंकि नाखून और मांस का साथ है, जब किसान बर्बाद होगा तो निश्चित तौर से खेत मजदूर भी उसने बर्बादी के कगार पर हमने 2004 से 2006 तक देखा है। इसलिए इस आंदोलन में हम किसान के आंदोलन में अपनी भूमिका जितनी हमारी ताकत हम निभाते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए बताया कि प्रदेश में हर साल 5000 नए चिकित्सक तैयार होंगे। मेडिकल कॉलेज की वर्चुअली शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करने हनुमानगढ़ पहुंचे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 सालों में जब राज्य में 31 कॉलेज शुरू हो जाएंगे, तब हर वर्ष राजस्थान को 5000 से अधिक चिकित्सक मिलेंगे। तब निश्चित रूप से राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम होगा। उन्होंने कहा कि यदि पिछले 3-4 सालों की बात की जाए तो संभवतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ आज तक 16 मेडिकल कॉलेज चल रहे थे। 15 मेडिकल कॉलेज के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। पिछले वर्षों में पूरे देश में केंद्र सरकार की ओर से 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। राजस्थान में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज सबसे पहले प्रारंभ हुए। इसका कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से तमाम प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूर्ण करवाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में महसूस हुई आवश्यकताओं को देखते हुए 15 नए मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटन सहित अन्य प्रक्रियाओं को तत्परता से पूरा करवाया। भूमि के अलावा राज्य सरकार की ओर से 40% पैसा भी मेडिकल कॉलेज के लिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 33 जिलों में से 30 में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं या निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान की कोई ऐसी पीएचसी या सीएचसी नहीं है जो बंद पड़ी हो। जिला अस्पतालों में तो डॉक्टर हैं ही, गांव में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी चिकित्सा की तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 5 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान के हर नागरिक को निःशुल्क राजस्थान के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेगा। वो भी पूरी तरह से फ्री होगा। इसमें राजस्थान की लगभग 70-80% आबादी को पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। जो इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो सक्षम है उनके लिए भी सिर्फ 800 रुपये जमा कराने के बाद में उस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। 50% से ज्यादा सब सेंटर खाली थे उप स्वास्थ्य केंद्र, जहां एएनएम का पद खाली होने की वजह से वो बंद पड़े थे। हमारे पीएससी भी करीब 50% जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डॉक्टर नहीं होने की वजह से वो भी एक तरह से खाली थे।
पिछले 2-2.5 सालों में कोविड की परिस्थितियों में भी 3000 से ज़्यादा नए डॉक्टरों की भर्ती की गई। आज राजस्थान में एक भी पीएससी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ डॉक्टर नहीं है। सभी की सभी पीएससी में पद भर दिए गए डॉक्टरों के, और नर्सिंग स्टाफ भी काफ़ी हद तक भरा गया है। जहाँ नर्सिंग स्टाफ के पद खाली है तो जिला कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि यूटीपी के आधार पर इन पदों को भरा जाए, ताकि लोगों को अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी मेडिकल की सुविधाएं मिल सके। जंक्शन स्ट्रीट वार्ड संख्या 55 में आज नगर परिषद द्वारा सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल ने गुरुवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 55 में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वार्ड पार्षद सिंगाराम भाट ने बताया कि इस सड़क निर्माण कार्य पर करीब 13 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि वार्ड वासियों की ओर से काफी समय से सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी। सड़क का निर्माण कार्य होने के बाद वार्ड वासियों को काफी राहत मिलेगी। इस मौके पर वार्ड वासी मौजूद रहे। मेरे वार्ड के अंदर आज 13 लाख की लागत से सड़क निर्माण का काम का उद्घाटन है। सभापति महोदय और भाई सुमित रणवे जी सब आ रहे हैं, और इस सड़क का वार्ड वासियों को बहुत लंबे टाइम से ये गंद के अंदर पड़े थे बेचारे, बहुत टाइम से ये मांग कर रहे थे जी सड़क के लिए। तो आज ये सड़क का निर्माण पूरा हो रहा है। 13 लाख रुपए की लागत। निजी चिकित्सालयों तथा कोचिंग सेंटर के बाहर वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों के वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद कर्मचारियों ने आज संबंधित क्षेत्रों में नो पार्किंग के बोर्ड लगाए। जिला कलेक्टर के निर्देशों पर हरकत में आई पुलिस एवं नगर परिषद ने हाईवे पर संचालित कोचिंग सेंटर्स तथा विभिन्न अस्पतालों के संचालकों को नोटिस थमाने का काम शुरू कर दिया। इस संदर्भ में नगर परिषद सफाई निरीक्षक ने बताया कि हाईवे पर संचालित निजी चिकित्सालयों के बाहर बेतरतीब खड़े वाहनों से आमजन को परेशानी हो रही थी। लंबे समय से इस संदर्भ में संबंधित चिकित्सालय संचालकों को आग्रह भी किया जा रहा था, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अब जिला कलेक्टर के निर्देशों पर संबंधित चिकित्सालयों तथा कोचिंग सेंटर्स के संचालकों को नो पार्किंग बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यदि नो पार्किंग के स्थान पर वाहन खड़ी किए तो ऐसे वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर सर के आदेश के अनुसार जो हॉस्पिटल है, कोचिंग सेंटर है, उनको पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद आज हमने नो पार्किंग के बोर्ड लगा दिए हैं। अगर हॉस्पिटल या कोचिंग सेंटर अपने वाहन बाहर खड़ा करके तो यातायात की व्यवस्था के द्वारा गाड़ी जब्त कर दी जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।